ओके, सो टुडे सबसे पहले कि ये प्रिजर्वेटिव्स होते क्या हैं, ये सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर एडेड टू फूड। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो पैथोजन वो जो स्पॉइलेज कॉज करते हैं या हम लोगों की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, उनकी जो उसको स्लो डाउन कर देते हैं, प्रिवेंट करते हैं, हमारे फूड को शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए करते हैं। इसके अलावा एज अ फ्लेवर इन्हांसर भी करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स के बहुत ज़्यादा जो है उसकी टाइप्स होती हैं कि हम उसको क्यों फूड में जो है ऐड करते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है सॉल्ट, विनेगर, शुगर, सोडियम बेंजोएट, सोडियम नाइट्रेट, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद आता है कि आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स की जो है वो क्या होनी चाहिए। इट शुड बी नॉट इरिटेंट। इसका मतलब ये होता है कि ये बॉडी में हमारे एंटर होने के बाद बॉडी, अगर हम लोग इसको फूड में किसी भी फूड में ऐड कर रहे हैं तो ये हमारी बॉडी इसको टॉलरेट कर सके, उसके एडवर्स इफेक्ट ना हो सके, वो हमारी बॉडी के साथ स्टेबल रहे। टॉक्सिक नहीं होने चाहिए, फिजिकली और केमिकली वो स्टेबल होने चाहिए। दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम लोग जिस फूड के अंदर डालते हैं वो उसके साथ जो है एक बॉन्ड बना लें, और जो अंदर स्पॉइलेज कॉज करने वाले या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके साथ ये उनके अगेंस्ट ये वर्क कर सके। गुड एंटी माइक्रोबियल एजेंट होना चाहिए। वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज की होनी चाहिए। प्रिजर्वेटिव इन स्मॉल कंसंट्रेशन में होनी चाहिए, या कुछ भी हो इसका एज अ प्रिजर्वेटिव इसको एक्ट करना चाहिए। शुड मेंटेन एक्टिविटी थ्रू आउट द प्रोडक्ट। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जब अगर उसको स्टेप वन सपोज मैन्युफैक्चरिंग में डाला है तो सिर्फ वहीं तक उसका इफेक्ट रहे, एंड प्रोडक्ट तक उसकी जो है वो उसी तरह काम करता रहना चाहिए जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने इसको ऐड किया था, शेल्फ लाइफ और उसकी स्टोरेज के लिए। उसके बाद आ जाता है कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। फिजिकली जो प्रिजर्व फूड किए जाते हैं, केमिकली प्रिजर्व फूड्स होते हैं, बायोलॉजिकल प्रिजर्व फूड्स होते हैं। फिर उसके बाद आता है कि मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, ट्रेडिशनल मेथड्स, ये ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे जो हैं एक फर्स्ट लेक्चर में या नहीं सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने ये सब कुछ जो है वो डिस्कस किया हुआ है, इसलिए आज इन चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम इंडस्ट्रियल लेवल के जो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है फिजिकली प्रिजर्व फूड्स में। फिजिकली प्रिजर्व फूड को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें आता है कि ये वो मेथड होते हैं जो कि फिजिकल ट्रीटमेंट्स को यूज करते हुए, अप्लायंसेस को यूज करते हुए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है, जो अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए फिजिकल मेथड्स यूज किए जाते हैं। ये फिजिकल मेथड्स हैं, हीट ट्रीटमेंट देते हैं, रेडिएशन, लाइट, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग होती है, पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स आती हैं, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर आता है। पास्चराइजेशन ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हम लोग इसमें मिल्क और लिक्विड को में जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए पास्चराइजेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं। उसके बाद ये मोड ऑफ एक्शंस बताए हुए हैं कि मेथड्स हैं कौन कौन सा पास्चराइजेशन का टेम्परेचर यूज़ करते हुए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट कर सकते हैं या रिटार्ड उनकी ग्रोथ कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है लो टेम्परेचर होल्ड मेथड आता है LTH। इसमें इसका टेम्परेचर 63 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और उसको 30 मिनट्स तक वो दिया जाता है, टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको 7 डिग्री पे जो है सेंटीग्रेड पे उसको कूल डाउन कर लिया जाता है। फिर हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम है, फिर उसके बाद अल्ट्रा टेम्परेचर है। अल्ट्रा टेम्परेचर का एक बेनिफिट होता है कि इसमें जो एक्सट्रीम पेस्चराइजेशन इसमें होती है और इसमें ऑलमोस्ट सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, वो खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है जो मिल्क होता है या कोई भी उसको क्लोज स्टेराइल कंटेनर में जो है रूम टेम्परेचर पे उसको बाद में रखा जाता है। फिर हीट ट्रीटमेंट का दूसरा जो मेन इम्पोर्टेंट होता है उसमें आता है स्टेरिलाइजेशन। उसमें अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होता है, हाई वोल्टेज डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट हीटिंग, ये हम लोग यूज करते हैं। उसमें मोड ऑफ इसका क्या होता है, इसमें स्टेरिलाइजेशन के एजेंट्स क्या होते हैं, हीट होती है, उसमें केमिकल्स होते हैं और रेडिएशंस यूज करते हैं।
ठीक है। अब हम लोगों ने अगला पढ़ना है, जो दूसरा हम लोगों का मोड ऑफ एक्शन है वो है जो दूसरी हम लोगों की प्रिजर्वेटिव टेक्निक है प्रिजर्वेशन, उसमें रेडिएशन आती है। रेडिएशंस में क्या होता है? ionizing radiation to food, the application of ionizing radiation of food, इसमें हम लोग आयोनाइज्ड रेडिएशन जो है वो यूज करते हैं, जिसमें शेल्फ लाइफ जो इंक्रीज कर देती है फूड की, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हेल्थ अलार्मिंग जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको खत्म करने के लिए, उनको कम करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए आयोनाइजिंग रेडिएशन टेक्निक जो है हम यूज करते हैं। उसमें 3 टाइप्स की रेज यूज करते हैं, गैमा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, इलेक्ट्रॉन बीम होती है। इन तीनों के बस नाम याद कर लें, डिटेल्स रहने दें आगे। इसके बाद यूज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन किस तरह होती है? स्प्राउटिंग की जो है उस एप्लीकेशन उसमें जो है पोटैटोज, अनियन और गार्लिक में होती है। फिर उसके बाद डिकंटेमिनेशन ऑफ फूड जो होती है उसके लिए हम वो स्पाइसेस के लिए करते हैं। इंसेक्ट डिसइंफेक्शन के लिए ग्रेन्स में जो होता है उसको करते हैं। ये सारा जो है इसका यूज ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन का बताया गया हुआ है। उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, आयोनाइजिंग रेडिएशन कैसे काम करती है, किस तरह अफेक्ट करती है, किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो किल करती है, ये सारा मोड ऑफ एक्शन इसका बताया हुआ है। अफेक्ट ऑन बैक्टीरिया, यीस्ट एंड मोल्ड, जो फूड के अंदर होते हैं, जो अनडिजायरेबल होते हैं, डिजायर्ड नहीं होते हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से फूड के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उस पर ये अफेक्ट करती है। और जो मेन साइड ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड के अंदर एंटर हो जाते हैं या ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, उनकी ये न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जो है उसको डैमेज करती है। फिर इसके के बाद क्या होता है कि मेम्ब्रेन लिपिड जो होती है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, और जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो परमानेंटली जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स, फिर इनहिबिशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रही होती उस सॉरी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। उसके बाद ये क्या होता है, फ्री रेडिकल्स होती है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ होने के बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी होती है वो खत्म हो जाती है। फिर माइक्रोवेव रेडिएशन यूज करते हैं, इसमें जो फ्रीक्वेंसीज यूज होती हैं जिसकी रेंज होती है 2450 मेगाहर्ट्ज से 915 मेगाहर्ट्ज तक होती है। डोमेस्टिक माइक्रोवेव ओवन जो यूज होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑलमोस्ट 2450 मेगाहर्ट्ज तक होती है। उसके बाद इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इंडायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जो है वो इफेक्ट करता है हीट के थ्रू। जो हम लोग वो माइक्रोवेव में जो हीट उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अकम्प्लिश थ्रू दी। ये इस टाइम इतनी लेट क्यों? अब मैंने कोई ऐड नहीं करना। डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको खत्म कर देती है, और जिसकी वजह से जो थ्रू माइक्रोवेव रेडिएशन वो चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम करें सेकंड थर्ड है ये हम लोगों का लाइट एनर्जी इन फूड प्रिजर्वेशन, उसमें हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है यूज करते हैं। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फूड की सरफेस पे एंड थिन और यहाँ लिक्विड जो की जो थिन फिल्म्स होती हैं उनको जो है इनएक्टिव करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है यूज करते हैं। इन डिसइंफेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, ग्लास वेयर एंड एयर के लिए यूज किया जाता है। द ऑप्टिमम वेवलेंथ की जो रेंज है वो 260 नैनोमीटर तक होती है, ये जो है बताया हुआ है इसका। उसके बाद आ जाता है इसका मोड ऑफ एक्शन। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं या लाइट है, इसको जो है ये अब्जॉर्ब होती है थ्रू प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड।
जो कि फोटोकेमिकल, जिससे क्या होता है कि फोटोकेमिकल चेंजेस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं उस सरफेस पे, जो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड जब उसको अब्सॉर्ब कर लेती है, फिर उसके बाद ये डिस्टर्ब कर लेती है डीएनए मॉलिक्यूल्स को कर लेती है, फिर उसके बाद लीथल म्यूटेशंस होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। लीथल म्यूटेशन के बाद ये होता है कि ये आगे हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे लीथल म्यूटेशंस का, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द प्रिवेंट, फिर वो जो सेल की जब ये डीएनए जब डिस्टर्ब हो जाता है उसके बाद लीथल म्यूटेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। अब मैंने क्लास में किसी को ऐड नहीं करना, ये मैं ग्रुप में एक सेकंड मैसेज कर दूँ, ये टाइम तो नहीं है आने का। उसके बाद क्या होता है कि जो सेल की रेप्लिकेशन होती है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो रहा होता है उसकी माइक्रो जो रेप्लिकेशन होती है वो खत्म हो जाती है, और फिर उसके बाद उसके बैक्टीरिया की जो सेल डिग्रेडेशन हो जाती है बैक्टीरिया की सेल वॉल की, और फिर वो आगे फर्दर ग्रो नहीं कर सकता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है हाई प्रेशर प्रोसेसिंग आ जाती है। हाई प्रेशर प्रोसेसिंग में क्या आता है कि जो है प्रेशराइजेशन इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग प्रेशराइजेशन ऑफ अ पैक्ड फूड। इसमें जो है हम लोग पैक्ड फूड जो है एक क्लोज चैम्बर में होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए रखते हैं, और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी होती है वो इनएक्टिवेट हो जाती है। ये लिक्विड और सॉलिड फूड दोनों के लिए जो होता है ये सूटेबल होता है, दोनों में ये टेक्निक जो है यूज होती है। उसके बाद इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? Non-thermal method and covalent bond are not broken, flavor is unaffected। इस टेक्निक में ये क्या होता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं फूड के अंदर वो अफेक्ट नहीं करते हैं, वो जिसकी जो है वो ब्रेकेज नहीं होती है, फ्लेवर जो होता है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है, वो एज इट इज रहते हैं जैसे वो पहले होता है। इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर होता है, टेम्परेचर ऑफ प्रेशराइजेशन होता है, टाइम ऑफ जो है प्रेशराइजेशन होता है। ये 3 चीजें जो है इन्वॉल्व होती हैं। इसके बाद इसमें जो होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो मोर उसकी रेजिस्टेंट जो होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ज्यादा होती है। और जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो इनएक्टिवेटेड, जो उनका टेम्परेचर होता है 400 से 600 तक जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। और फिर जो स्पोर्स जो होते हैं उसके अंदर वो भी रेजिस्ट करते हैं मोर देन हायर देन 1000 पे जो है एम्बिएंट प्रेशर पे जाके ये जो है वो मैंने पहले था। ये अब कौन से बच्चे हैं यार, मैं क्या करूं इन लोगों का। मैम आज जुमा था इसलिए। तो जुम्मा 3 बजे तो नहीं ना खत्म होता है। उसके बाद मोड ऑफ एक्शन इसमें क्या होता है कि जो मेन स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या होता है मोड ऑफ एक्शन में कि जो वाइटल स्ट्रक्चर होता है और कंपोनेंट्स होते हैं वो एडवर्सली अफेक्ट कर जाते हैं हाई प्रेशर में। ठीक है, जब वो एडवर्सली उसमें प्रेशर लगता है जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, फिर उसमें वायबिलिटी लॉस शुरू हो जाते हैं, और फिर लीथल इंजरीज हो जाती हैं उस फूड के स्ट्रक्चर के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। फिर उसके बाद उसकी जो मेम्ब्रेन है फिर वो भी इफेक्ट उसकी चेंज हो जाती है, सेल वॉल भी चेंज हो जाती है, इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम भी हो जाती है, सेल लाइसिस सेल्स की ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है। फिर उसके बाद पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स में क्या होता है शॉर्ट पल्सेस यूज होती हैं ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स की टू फूड्स, जो कि 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उन 2 इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन जो फूड को रखा जाता है, फिर उसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं, और
वो शॉर्ट टर्म के लिए जो वो यूज होती है। नो, उसकी जो इफेक्ट होता है हीट लेबियल होता है कंपोनेंट प्रेजेंट फूड सच एज विटामिन, उस पे उनका कोई जो है वो उसको अफेक्ट नहीं करता है। जो उसके अंदर सिर्फ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये उसी को अफेक्ट करता है, और बाकी सारी जो चीज होती है वो एज इट इज ही रहती है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स, उसके जो फंक्शन, ये पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड किन इसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ होती है, ट्रीटमेंट टाइम इस पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितने टाइम के लिए आप लोगों ने उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो, फिर उसकी स्ट्रेंथ काउंट होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो जो है हाई ही होती है। उसके बाद ट्रीटमेंट टेम्परेचर जो होता है वो इसमें काउंट होता है कि कितना हम लोग इसको टेम्परेचर जो है वो दे रहे। इसमें क्या होता है, सेल की जो डेथ होती है थ्रू पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि जो उसका सेल होता है उसकी डिस्ट्रप्शन हो जाती है। मेम्ब्रेन के जो होते हैं, जो सेल की मेम्ब्रेन होते हैं वो सही से फंक्शन नहीं कर पाती है, उसकी डेथ हो जाती है सेल की। उसके बाद आ जाता है इसका जब माइक्रोबियल सेल्स जो होते हैं वो एक सस्पेंशन में होते हैं। जब कोई एक सस्पेंशन होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंसेस जो है वो होना शुरू हो जाते हैं, अकर होते हैं उसमें। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन और आउटसाइड द मेम्ब्रेन, इसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो मेम्ब्रेन होती है वो रेजिस्ट नहीं कर पाती है और उसकी ब्रेकडाउन जो होती है वो शुरू हो जाती है। बिकॉज ऑफ द डिफरेंस, पोर्स की जो फॉर्मेशन जो होती है मेम्ब्रेन में वो स्टार्ट हो जाती है, फिर वो सेल जो होता है वो डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाता है, इस तरह सेल की डेथ हो जाती है। उसके बाद आता है कि मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर, ये भी हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था लेकिन इसकी डिटेल नहीं हम लोगों ने पढ़ी थी। ये मोस्टली जो इंडस्ट्रियल लेवल पे ही ये सारी टेक्निक्स यूज होती हैं। इसमें मिक्सचर यूज होते हैं मॉडिफाइड, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें यूज होती हैं। फिर एक गैस जो है गैसियस इन्वायरमेंट क्रिएट जो होता है, कंट्रोल ऑफ गैसियस इन्वायरमेंट जो होता है स्टोरेज पीरियड के लिए जो होता है वो इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसका आपको मैं नहीं और दिखाती हूँ, ये से आप लोग जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। वो चाहे आप लोग इतनी बाकी टेक्निक्स के सिर्फ नाम याद रख लो, लेकिन जो मेन पॉइंट्स होते हैं कि किस तरह ये इफेक्ट करती है। जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है और मेम्ब्रेन लिपिड अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो आगे फर्दर ग्रो नहीं कर सकता है। माइक्रोवेव रेडिएशन में क्या होता है, डीनेचुरेशन हो जाती है प्रोटीन की और न्यूक्लिक एसिड की थ्रू हीट के थ्रू होती है, और उसकी वेवलेंथ बताई होती है कि इतनी वेवलेंथ इसमें यूज होती है। मोड ऑफ एक्शन उसमें क्या होता है, थ्रू हीट के वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। फिर अल्ट्रावायलेट लाइट बताई हुई है, उसमें क्या होता है कि ये डिस्टर्ब कर देता है डीएनए मॉलिक्यूल को। फिर लीथल म्यूटेशंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। फिर उसके बाद हाई प्रेशर का बताया गया होता है, क्या जब उसको हाई प्रेशर देते हैं कि जो तो वो सेल मेम्ब्रेन ही जब वो डैमेज हो जाता है तो उसके आगे फर्दर जितने भी सेल मेम्ब्रेन में, जब सेल मेम्ब्रेन ही डैमेज हो गया होता है तो फर्दर कोई वो फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो इसलिए हाई प्रेशर जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है। पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है कि दो जो इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं, जिसमें उसका जो पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उसमें टाइम सबसे पहले कि कितनी देर के लिए टाइम दिया जाता है, वो आपने तीन जो इसके पैरामीटर्स हैं वो अच्छे से याद करने के, टाइम, टेम्परेचर, और जो हम लोगों ने एक और इसका पॉइंट है उसको रख के पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब कर लिए जाते हैं। मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर होता है और वैक्यूम पैकेजिंग, ये दोनों टेक्निक्स यूज की जाती हैं। इसमें ऑक्सीजन का लेवल जो है वो लो करके क्रॉप्स का जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उनको इनहिबिट कर दिया जाता है। मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर मैप, और इसमें जो है क्या होती है कि इनहिबिशन हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बाय कंट्रोलिंग द जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है थ्रू इसके करके हम लोग कर सकते हैं। इसलिए बाकी जितने भी आपको बताए हुए इसमें इनके नाम याद करके ये वाले मेन पॉइंट्स याद कर लो कि
किस तरह आयोनाइजिंग रेडिएशन थ्रू किसके होती है, आपको ये बेसिक पॉइंट्स इनके पता होने चाहिए। लेकिन इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि इसमें टेम्परेचर भी बताया हुआ है कुछ का, और जैसे ये पॉइंट बताए हुए हैं इनको नहीं आपने छोड़ना। मेन चीज आपको इसकी अच्छे से याद होनी चाहिए जो कि ये सारा बताया हुआ है मोड ऑफ एक्शन। उसके बाद हम लोग केमिकल मैम प्रिजर्वेटिव्स की तरफ। लीथल म्यूटेशन क्या होता है? सॉरी, लीथल म्यूटेशन, आगे लीथल है, मैं म्यूटेशन बता क्या रही होता हूँ है मैम? इसका बताती हूँ। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स ये आप लोग एंड पे क्वेश्चन रख लिया करो, फिर इस तरह वो अटेंडेंस का टाइम नहीं मिलता है और फिर रह जाती है। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं कि हम लोग थ्रू केमिकल्स जो होते हैं इनको प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि ये जो केमिकल एजेंट्स होते हैं इसमें क्या होती है कि जो फूड स्पॉइलेज, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी होते हैं, थ्रू केमिकल्स हम इनकी जो है उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। 20% ऑफ द वर्ल्ड फूड। आप लोगों की नेक्स्ट क्लास है और कोई बताएगा? मैम आपके फिलहाल साथ तो तो नहीं है। नहीं अभी सर नहीं, बैक मेरे साइड साथ ले नहीं, लें। अगली कोई है? फिलहाल तो मैम नहीं है। तो बस ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं लेती हूँ। कौन कौन से स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स हैं? 34। ठीक है मैम ले। The purpose of using a chemical agent is preservative to retard food spoilage. यहाँ पे भी फूड स्पॉइलेज को ही कंट्रोल करना है, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करनी होती है, उसके टेस्ट, फ्लेवर, इन सारी चीज़ों को जो है मेंटेन करने के लिए केमिकल प्रिजर्वेटिव जो है वो यूज़ किए जाते हैं। और 20% जो फूड होता है वो थ्रू ये जो स्पॉइलेज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किसी वजह से होती है, वो 20% जो फूड है वो इस वजह से खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है और भी दूसरी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। रेफ्रिजरेशन, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। ड्राइंग, फ्रीजिंग एंड फर्मेंटेशन, ये ऑलमोस्ट हमने सारी टेक्निक्स जो है वो पढ़ ली हुई हैं। हम इन केमिकल्स को एज एडिटिव यूज कर सकते हैं, एज अ कलर इन्हांसर, फ्लेवर इन्हांसर, और भी दूसरे आगे फर्दर जो है इसके हम लोग फंक्शंस आएंगे। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स में क्या आ जाता है, ये इंटरफेयर करता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। फिर उसके बाद जो इनकी एंजाइम एक्टिविटी होती है और जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, इसको रिटार्ड कर देता है, खत्म कर देता है, इसको आगे ये फर्दर ग्रो नहीं कर सकता है थ्रू केमिकल्स। उसके बाद ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी प्रिजर्वेटिव, केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज किए जा सकते हैं, एज अ स्टेबलाइजर्स भी यूज किए जा सकते हैं, फिर्मिंग एजेंट्स के तौर पे भी यूज किए जाते हैं उसको फूड को फर्म करने के लिए। उसको उसकी मतलब कुछ फूड्स होते हैं जो जब फ्रेश होते हैं तो बहुत अच्छे से लगते हैं, फर्म होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उस तरह से नहीं रहते हैं, वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। लाइक टोमेटोज होते हैं और पीज होते हैं, मटर जिसको कहते हैं, ये सारी चीजें जो खराब होना शुरू हो जाती हैं। उसके अंदर हम लोग डिफरेंट सब्सटेंसेस ऐड करके उनको फर्म रखने के लिए यूज करते हैं, और भी आगे फंक्शन है इसके। एज अ मॉइस्चराइजर, रिटेनर्स के लिए मॉइस्चराइजिंग जो होती है फूड के अंदर मॉइस्चर, उसको रिटेन करने के लिए जो जरूरी होता है उसको हम यूज करते हैं। और ये फूड के अंदर जो फूड एक प्रोसेस से गुजर जाता है, खत्म हो जाती है, उसके बाद ये फूड में ऐड किए जाते हैं। और यहाँ तो ये पैकिंग से पहले उसको इसमें ऐड किया जाता है। 7 मिनट्स है। यहाँ तो ये एक्सीडेंटली फूड में जो है केमिकल्स यूज किए जाते हैं या इंटेंशनली इसको यूज किया जाता है। सेंचुरीज, बहुत पुराने टाइम से आपको पता है कि प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स चल रही है। प्रिजर्वेशन पुराने टाइम्स में वो अपने तरीकों से करते थे, लेकिन आजकल जो टाइम चल रहा है उसमें केमिकल्स आ चुके हुए हैं, उनके थ्रू जो है प्रिजर्वेशन की जाती है। फिर उसके बाद उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। और उसके बाद सॉल्टिंग, क्यूरिंग, ये भी हम लोगों ने जो है सारी टेक्निक पढ़ ली हुई है। जो ट्रेडिशनल केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं जो मोस्टली यूज किए जाते हैं, पुराने टाइम से यूज हो रहे हैं, वो शुगर है, सॉल्ट है। फिर जो अगर हम एसिड्यूएंट्स की बात करें तो इसमें बेंजोइक एसिड आ जाता है, सॉर्बिक एसिड आ जाता है, लैक्टिक एसिड आ जाता है। लैक्टिक एसिड को हमने मोस्टली डिस्कस किया हुआ है। गैसियस केमिकल के लिए अगर यूज करें तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड्स यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। फिर उसके बाद अगला आता है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स।
फिर उसमें ये डिफरेंट केमिकल्स के नाम बताए हुए हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स में क्या आता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सो एनिसोल, ये सारे नाम जो हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के हैं। आपको एटलीस्ट कोशिश करें 3 नाम अच्छे से याद होने चाहिए ताकि पेपर में आए तो आप एटलीस्ट 2-3 तो नाम लिख सकें। फिर उसके बाद एज अ कलर एडिटिव्स भी यूज़ करते हैं, फ्लेवर एडिटिव्स भी यूज़ करते हैं, स्वीटनर्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं, इमल्सिफायर के तौर पे भी इसको यूज़ करते हैं। 5 मिनट है। दोबारा से स्टार्ट कर लूँ क्लास, क्या करूँ? मैम दोबारा कर लें स्टार्ट। ओके चलो।